दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अर्जुन एजुकेशन चैनल में सभी का स्वागत। दोस्तों आज आप लोग के बीच एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है तय की गई दूरी तथा विस्थापन। हाँ दोस्तों, आज बताने वाला आप लोगों को तय की गई दूरी तथा विस्थापन। इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को जानकारी कुछ मिल सके तय की गई दूरी तथा विस्थापन के बारे में। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आप लोग को यहाँ पर पहले लिखिए दिया हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तय की दूरी तथा विस्थापन। मैं आपको बता देता हूँ कि विस्थापन क्या होता है, तय की दूरी क्या होता है। देखिए दोस्तों, तय की गई दूरी जो होता है विस्थापन तो वो बराबर होता है। यानी कि तय की गई दूरी और विस्थापन क्या तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, कोई मैंने एम प्रकार का कोई पिंड है, यानी कि वस्तु है जो कि एक यहाँ पर के दिशा में यानी पूर्व दिशा में के बिंदु तक जाएगा। एक बार पुनः सुन लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि एम प्रकार का बिंदु है जो कि पी बिंदु से लेकर के बिंदु तक जाता है, वो पूर्व दिशा की ओर जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी रेखा में जाता है, सीधी दिशा में जाता है। तो ये जो तय की गई दूरी जो है, लंबाई जो है, ये तय की गई दूरी होते हैं। और तय की गई दूरी जो है विस्थापन कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि एम प्रकार का जो बिंदु है वो के बिंदु तक उसको जाना है और दिशा क्या है, पूर्व दिशा की ओर जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसकी जो पी बिंदु से लेकर के बिंदु तक की जो भी लंबाई होता है वही तय की गई दूरी होता है। और तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूरी जो होता है कई प्रकार का होता है कि यहाँ पर यह बिंदु जो क्या प्रकार के इस तरह की भी जा सकता है। यह दूरी विस्थापन नहीं कहलाता है। ये वाला दूरी जो आप देख रहे हैं ये दूरी विस्थापन नहीं होता, बल्कि ये जो यहाँ तक जो सीधी रेखा जो लिखी गई है यहाँ से यहाँ तक वो होता है विस्थापन होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, माने कि पटना से लेकर दिल्ली तक की दूरी जो है 4 किलो प्रति घंटा पूर्व है। मान लीजिए कि पटना से लेकर दिल्ली तक 414 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पूर्व है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 414 किलोमीटर जो होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो होगा वो प्रति एक घंटा को होगा। तो उसका जो यहाँ से यहाँ तक जितना किलोमीटर होगा, मान लीजिए कि अब 414 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन जो 20 से लेकर यहाँ तक जितना किलोमीटर होगा, 1000, 2000, 5000 जितना भी किलोमीटर होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि पटना से लेकर दिल्ली सीधे रास्ता। अगर मान लिया जाए कि पी पटना है, मान लिया जाए कि ये पी पटना है, तो पटना से लेकर दिल्ली, यहाँ मान लीजिए कि ये दिल्ली है, तो दिल्ली सब इतना दूरी जो भी इसका जो स्ट्रेट जो रास्ता होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी सीधा होगा वही इसका विस्थापन कहलाता है। उम्मीद है कि आप विस्थापन के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ चाल। यहाँ पर देख सकते हैं चाल क्या होता है। तो चाल में जो होता है ये दिशा फिक्स नहीं रहता है, इसमें जो है दिशा फिक्स नहीं रहता है, इसमें किसी भी दिशा में जा सकता है। तो ये चाल में क्या है, तो प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी को चाल कहते हैं। आप समझ लीजिए तो प्रति एकांक क्या था। प्रति एकांक जो होता है या तो सेकंड में तय की गई दूरी, या तो मिनट में तय की गई दूरी, या तो घंटा में तय की गई दूरी जो होता है वो एकांक समय होता है। समझ गए ना, ये एकांक समय होता है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो वस्तु द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी रहता है उसी को चाल कहते हैं। हाँ दोस्तों, वो चाल होता है। अब चाल जो होता है वो दो प्रकार का, एक समान चाल होता है, एक असमान चाल होता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। चाल जो होता है एक समय, यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं एग्जांपल के लिए लिख दिया हूँ, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि एक समान चाल जो होता है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है। किसी वस्तु द्वारा बराबर समय में बराबर दूरी तय करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। और जो किसी वस्तु द्वारा या किसी गाड़ी द्वारा एक समान चाल में समान समय में समान दूरी तय नहीं करते हैं तो उसे असमान चाल कहते हैं। समझ गए। एक बार पुनः सुन लीजिए, किसी वस्तु द्वारा जो एकांक समय में यानी कि बराबर समय में जो वस्तु बराबर दूरी तय करता है, यानी कि बराबर दूरी जो है बराबर समय में बराबर दूरी तय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान चाल। जो यदि कोई वस्तु जो है बराबर समय में बराबर दूरी तय नहीं करता तो उसे समान चाल कहते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कोई प्रकार का, मान लो कि कोई वस्तु है जो कि 10 सेकंड में पहले जो है 1 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद 20 सेकंड में 2 किलोमीटर, 30 सेकंड में 3 किलोमीटर, और 40 सेकंड में 4 किलोमीटर, यानी कि प्रति मिनट 10 मिनट पर 10 सेकंड पर जो है बढ़ता जा रहा है, ये 1 किलोमीटर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी 1 किलोमीटर 10 सेकंड में जो है 1 किलो, फिर 20 सेकंड में फिर 2 किलो, यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर
बढ़ जाता है, बढ़ क्या जाता है, ये समान चाल से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाती है, क्या होता है, एक समान चाल हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो देख रहे हैं ये असमान चाल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि 10 सेकंड में जो है 1 किलोमीटर, उसके बाद 20 सेकंड में 2 किलोमीटर, उसके बाद क्या होता है 30 सेकंड में 5 किलोमीटर। कभी कभी हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं, मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, कभी कभी स्लो करते हैं और खाली स्थान जो देखते हैं तो बुर्र खूब हुर्रा कर दे देते हैं, खूब एक्सीलेटर देते हैं ताकि गाड़ी जल्दी पहुंच सके स्थान पर। तो यही होता है जो 10 सेकंड में 1 किलोमीटर, 20 सेकंड में 2 किलोमीटर, ये स्लो जब लेवल पर आता है और जैसे ही ये स्टार्ट करता है कि 30 सेकंड में 5 किलोमीटर पहुंच जाते हैं, वही 40 सेकंड में 7 किलोमीटर पहुंच जाते हैं। ये सब क्या होता है, ये असमान चाल होता है, समझिए। तो असमान चाल एक समान चाल क्या होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वेग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये सदिश राशि और सदिश राशि, देखिए यहाँ पर एक छूट गया, मैं आपको बताता हूँ सदिश राशि और सदिश राशि क्या है। तो सदिश राशि वो राशि होता है जिसमें दिशा और जो है परिमाण दोनों का बोध होता है। हाँ दोस्तों, सदिश राशि में जो होता है दिशा और परिमाण दोनों का बोध होता है, लेकिन अदिश राशि में क्या होता है ना, तो केवल और केवल परिमाण का ही बोध होता है। दोस्तों, अदिश राशि में जो है केवल और केवल परिमाण का ही बोध है, तो उसमें दिशा का बोध नहीं होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये विस्थापन जो है, इसमें दिशा यानी कि दिशा का जो दिशा फिक्स रहता है, इसमें दिशा यानी कि फिक्स किधर से किधर जाएगा, लेकिन दिशा जो डायरेक्शन इसमें निश्चित रूप से रहेगा, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, इसमें दिशा निश्चित रूप से, यानी कि ये विस्थापन जो है ये सदिश राशि हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये चाल। चाल जो होता है इसमें दिशा नहीं रहता है, दिशा इसमें नहीं रहता है, केवल इसमें परिमाण मैग्नीट्यूड रहता है, परिमाण रहता है। इसीलिए जो है ये क्या हो गया, ये एक समान चाल और वो समान चाल, ये चाल क्या हो गया, तो ये अदिश राशि हो गया, समझ गए। ये जो चाल जो है अदिश राशि हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस सदिश राशि को पहचान करती, यहाँ पर देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर जो तीर का निशान जो आप देख रहे हैं, ये जो तीर वाला जो निशान देख लीजिए दिशा का ही बोध कराता है। जहां पर ये तीर का निशान लगा रहता है, ये तीर के निशान जो आपको दिखाई देते हैं वो दिशा का बोध कराता है, और यहाँ तक की दूरी जो आपको दिखाई देता है वह ये लंबाई की दूरी दिखाई देता है। तो यही सदिश और अदिश का जो सदिश और अदिश का पहचान होता है। जिसमें यह तीर का निशान लगा रहेगा वो दिशा रहेगा, और जिसमें नहीं रहेगा वो उसमें दिशा नहीं रहेगा। तो इसमें जो भी यह जहाँ से दूरी होता है वह क्या होता है, जो लंबाई बताता है। समझ गए होंगे सदिश राशि और चाल क्या होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेग। दोस्तों, वेग के बारे में यह बात पता है कि आप लोग हम अपनी भाषा में हम लोग जानते हैं कि वेग, जब हम लोग देखते हैं जो बिहार जो आता रहता है, तो आंधी तूफान जो आता रहता है, तो उस समय हम लोग कितना देखते हैं, बाप रे बाप कितना तेजी से आ रहा है बिहार। तो वहां पर क्या होता है ना, हवा जो वेग जो रहता है तेजी से रहता है, तो जो आता रहता है वो तेजी से रहता है, उसी को हम लोग वेग कहते हैं, वेग कहते रहते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो वेग से हम लोग कैसे पहचान करेंगे। देखिए दोस्तों, वेग तो वही, वेग के द्वारा तो वही होता है जो तय कई दूरी होता है, तय कई दूरी फिक्स नहीं होता, तय कई दूरी क्या होता है। तो इसमें जो होता है विस्थापन होता है, यानी कि एकांक समय में जो वस्तु द्वारा विस्थापन होता है वही वेग कहलाता है। दोस्तों, एकांक समय में जो वस्तु द्वारा विस्थापन होता है वही वेग कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वेग के लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये वेग जो है, ये पिंड एम प्रकार जो बिंदु है, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि ये जो वेग है मैंने एम प्रकार का बिंदु है, और ये पी बिंदु से जाता है के बिंदु तक, ये क्या होता है इधर से, यानी कि एम प्रकार M2 दिशा में जाता है, ये पूर्व दिशा में जाता है। तो एम प्रकार का वस्तु रहता है वो पूर्व दिशा में, तो इसके प्रकार इस प्रकार जो ये दूरी जो विस्थापन होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्थापन होता है वही उनका वेग कहलाता है। तो समझ गए होंगे कि वेग किसे कहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेग जो है, वेग में जो कभी कभी बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है। दोस्तों, वेग जो है कभी बढ़ता भी रहता है, घटता रहता है। कैसे बढ़ता है, तो मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो यदि गाड़ी चला रहे हैं तो अब यदि हम वायु की दिशा में जाएंगे तो वेग हमारा बढ़ जाएगा, वेग हमारा बढ़ जाएगा। यदि हम वायु की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारा जो वेग रहता है वो घट जाता है। इस प्रकार का वेग जो रहता है वो बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो इस प्रकार का वेग की पहचान आप लोग कर लेंगे, ये उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि त्वरण क्या होता रहता है। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण के बारे में यह बात बताया जाता है कि
किसी वस्तु द्वारा समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। हाँ दोस्तों, किसी एकांक समय, मान लीजिए एकांक समय में जो है किसी निश्चित दिशा में, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण में इसमें क्या होता है? वेग, ये सदिश राशि हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो है सदिश राशि हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ त्वरण। तो सबसे पहले जान लीजिए कि त्वरण क्या होता है। त्वरण का जो पहला जो उसका प्रारंभिक वेग जो होता है उसे v से सूचित किया जाता है, और उसका जो अंतिम वेग जो रहता है उसे u से सूचित किया जाता है। एक बार पुनः सुन लीजिए, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग जो रहता है उसे v से सूचित करते हैं, और उसका अंतिम वेग जो रहता है उसे u से सूचित करते हैं। तो त्वरण का मतलब पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि त्वरण का मतलब होता है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ जो त्वरण को ऐसे सूचित किया जाता है, इसलिए लिख दिया हूँ। और साथ ही साथ ये जो वस्तु है कोई प्रकार एम प्रकार का वस्तु, और भी यानी कि भी वस्तु का प्रारंभिक जो वेग है उससे शुरू करता है अंतिम वेग यू तक पहुंचता है, वही एम वाला वस्तु m2 यानी कि यहाँ तक पहुंचता है। तो उसका जो वेग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? v माइनस यू। और उसमें जो समय जो लगा रहता है उसको समय अंतराल कहते हैं। तो यानी कि ये जो देख रहे हैं ये समय अंतराल है, जो वस्तु v से u तक पहुंचता है, तो वही समय जो अंतराल होता है उससे बट्टा में हो जाता है। यानी कि समय के अंतराल के अनुसार जो वेग परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये त्वरण के मतलब त्वरण की एक लिख दिया हूँ, और वेग में परिवर्तन है v माइनस यू, और उसको उसका समय जो अंतराल होता है उससे यहाँ पर t लिख दिया हूँ। इस प्रकार त्वरण बराबर क्या होता है? a बराबर v माइनस यू बटा t। तो यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो इसको यहाँ पर vt, यहाँ पर a और इसको गुना करिए समीकरण, तो यहाँ पर at गुने बराबर क्या होता है? v माइनस यू, v माइनस यू, at बराबर v माइनस यू। तो ये हो गया, तो ये हो गया त्वरण। अब मैं आपको दिखाता हूँ औसत त्वरण क्या होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ औसत त्वरण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए यदि औसत त्वरण क्या होता है। तो औसत त्वरण का एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ कि जब कोई वस्तु T1 से लेकर T2 के बीच, पुनः सुन लीजिए, T1 से लेकर T2 के बीच कोई वस्तु V1 से V2 हो जाता है। सबसे एक बार पुनः सुन लीजिए, T1 से कोई वस्तु T2 के बीच V1 से V2 हो जाता है, तो ये जो है इसका परिवर्तन यानी कि वेग का परिवर्तन तथा समय अंतराल, ये समय होता है, समय अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, ये जो जब कोई वस्तु T1 से 2T के बीच V1 से V2 हो जाता है तो ये वेग परिवर्तन होता है, तो ये समय परिवर्तन, ये समय अंतराल हो जाता है। ये वेग परिवर्तन, ये समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन तथा समय के अंतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देख लीजिए V1, जैसा कि यहाँ पर V1 घटाव का अंतराल क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस कीजिएगा और यहाँ से माइनस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए V2 माइनस V1, एक बार यहाँ पर V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T1, T2 माइनस T2 माइनस T1 उसका अनुपात, यानी कि ये V2 माइनस V1 बटा T2 माइनस T2, T2 माइनस T1 के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत त्वरण। समझ गया औसत त्वरण किसे कहते हैं? तो अब मैं आपको दिखाता हूँ वेग का मात्रक क्या होता है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि वेग का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए, वेग जो बराबर होता है वह विस्थापन बटा समय होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने वेग का मात्रक लिखा हूँ जो विस्थापन का मात्रक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं कि विस्थापन का मात्रक बटा समय का मात्रक ही वेग का मात्रक होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ समय का जो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? दो मीटर होता है, और मीटर और समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, इसीलिए सेकंड होता है। यहाँ पर विस्थापन का जो मात्रक वो मीटर हो जाता है और समय का जो मात्रक सेकंड हो, इसीलिए यहाँ पर बराबर लिखते हैं क्या है? मीटर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चाल का मात्रक क्या आता है? चाल का मात्रक बराबर होता है दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक, यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और यहाँ पर मीटर और उसका प्रति, यहाँ ये वाला क्या होता है? प्रति, और उसके बाद समय का जो मात्रक होता है सेकंड, यानी कि क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मीटर,
यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार अब मचाल का मात्रक आप जान गए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ दोस्तों, त्वरण जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर बराबर हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 2 बार ये वाला आ गया है, इसलिए इसको 2 बार लिखना है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार आप कई दूरी विस्थापन के बारे में, साथ ही साथ चाल वेग, त्वरण, सदिश राशि, औसत त्वरण इत्यादि के बारे में आप लोग जान गए होंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा। यदि लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स से रिलेटेड और 9th क्लास से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तत्काल जय जवाहर, वंदे मातरम।